गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे पृष्ठीय रसायन टॉपिक के अंतर्गत अधिशोषण के प्रकार, समतापी, अधिशोषण समतापी। और अधिशोषण समतापी के अंतर्गत हमने अधिशोषण की मात्रा और साम्य अवस्था पर गैस के दाब के बीच जो संबंध है, इस संबंध को एक फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और उसके बाद में विलयन प्रावस्था में अधिशोषण क्या होता है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग, अर्थात अधिशोषण का क्या महत्व है। तो यहां पे देखो, अधिशोषण है, ये अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण का क्या अनुप्रयोग है, अर्थात इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले देखो कि गैस मास्क, इस गैस मास्क में चारकोल का उपयोग किया जाता है। कि गैस मास्क में चारकोल का उपयोग करते हैं, लेकिन चारकोल का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि गैस मास्क में प्रयुक्त जो चारकोल है, ये वायु में उपस्थित हानिकारक जो गैसें हैं, उन हानिकारक गैसों को अधिशोषित कर लेता है। तो ये तो हो गया पहला कि अधिशोषण का जो अनुप्रयोग है, उस अनुप्रयोग में पहला पॉइंट है गैस मास्क में। सेकंड कि कपड़ों की रंगाई के लिए, कपड़ों की जब रंगाई करते हैं तो रंगाई के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि फिटकरी है, ये रंजक के कणों को क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेती है। और अधिशोषित करने के कारण कपड़ों की रंगाई में फिटकरी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अपना तीसरा अनुप्रयोग है कि वायुमंडल में उपस्थित जो नमी है, इस नमी को अवशोषित करने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। और इसका जो अनुप्रयोग है वो है कि जो खाद्य पदार्थ है, वनस्पति तेल है या कार्बनिक जो भी विलयन है, उन कार्बनिक विलयनों में जो उपस्थित जो अशुद्धि है, उन अशुद्धियों को अधिशोषित करने के लिए चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, हमने डिस्कस किया कि अधिशोषण के क्या अनुप्रयोग है। तो अधिशोषण का पहला अनुप्रयोग है कि गैस मास्क में चारकोल का उपयोग किया जाता है। चारकोल का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि चारकोल है, ये वायु में उपस्थित, अर्थात वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैसों को अधिशोषित कर लेता है, जिसके कारण हानिकारक जो गैस हैं या उसके जो विषैले जो कण हैं, ये सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में हमने दूसरा डिस्कस किया अनुप्रयोग कि वायुमंडल में उपस्थित जो नमी है, उस नमी को अवशोषित करने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। थर्ड है कि कपड़ों की जब रंगाई करते हैं, अर्थात कपड़ों की रंगाई की प्रक्रिया में, अर्थात कपड़ों को रंगने में जो प्रक्रिया होती है, तो उस रंगने की प्रक्रिया में फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो फिटकरी है, ये फिटकरी रंजक के कणों को क्या कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है, और अधिशोषित करके कपड़े को रंग प्रदान करने में सहायक होती है। इसी प्रकार जो चौथा अनुप्रयोग है कि खाद्य जो पदार्थ है, खाद्य तेल है और जो कार्बनिक जो विलयन है, उन विलयनों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए सिलिका जेल, अर्थात उसको अधिशोषित करने के लिए, अवशोषिट करने के लिए चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए अधिशोषण के अनुप्रयोग। अपना जो नेक्स्ट का टॉपिक है वो है उत्प्रेरण। और उत्प्रेरण को समझने से पहले अपन डिस्कस करेंगे उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक होता क्या है, अर्थात ये कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है, अर्थात भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले उत्प्रेरण की प्रक्रिया को जानने से पहले उत्प्रेरक है। ये उत्प्रेरक क्या होता है? बाह्य पदार्थ होते हैं
और बाह्य पदार्थ के साथ ये किसी भी जब अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं तो अभिक्रिया में प्रयुक्त होकर अभिक्रिया के वेग में परिवर्तित अर्थात अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या फिर अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। परंतु जब अभिक्रिया समाप्त होती है तो अभिक्रिया समाप्ति पर स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसे बाह्य पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक तथा इस प्रक्रिया को कहा जाता है उत्प्रेरण। तो यहाँ पे देखो कि उत्प्रेरक क्या है, तो ऐसे बाह्य पदार्थ यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त ऐसे बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात या तो अभिक्रिया वेग को बढ़ाते हैं या फिर कम कर देते हैं, परंतु अभिक्रिया समाप्ति पर स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब ये जो उत्प्रेरक है इस प्रक्रिया को कहा जाता है उत्प्रेरण। अब यहाँ पे देखो उत्प्रेरक और उत्प्रेरण जो अभिक्रिया के वेग को जो बढ़ाते हैं वो तो उत्प्रेरक, लेकिन ये जो बढ़ाने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को या इस घटना को कहा जाता है उत्प्रेरण। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार तो उत्प्रेरक है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है धनात्मक उत्प्रेरक, सेकंड है ऋणात्मक उत्प्रेरक, थर्ड है स्वतः उत्प्रेरक और 4 है प्रेरित उत्प्रेरक। अब यहाँ पे देखो कि उत्प्रेरक है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक तो क्या है कि ऐसे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन ये उत्प्रेरक होते हैं ये धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, ये जो धनात्मक उत्प्रेरक है ये अभिक्रिया के वेग में वृद्धि क्यों करते हैं, अर्थात अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है। तो ऐसे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं, अर्थात अभिक्रिया वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है, अर्थात क्रियाकारक की सक्रियण ऊर्जा है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात क्रियाकारक कम ऊर्जा में ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है और कम होने से अभिक्रिया में प्रयुक्त जो क्रियाकारक है ये शीघ्र ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इस धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया को संपन्न होने में कम समय लगता है। अब यहाँ पे देखो अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पोटेशियम जो क्लोरेट है 2KClO3, इसका जब अपघटन करवाते हैं तो ये 2KCl+3O2 इस अभिक्रिया में क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। लेकिन ये यदि अभिक्रिया MnO2 की उपस्थिति में, अर्थात इसको कहा जाता है पाइरोलूसाइट साइट, इसकी उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाई जाए तो जो इसका अपघटन हो रहा था इस MnO2 की यानी पाइरोलूसाइट की उपस्थिति में अधिक तेज गति से होता है, जिसके कारण इसका अपघटन 2KCl अर्थात KCl और ऑक्सीजन में अधिक होने लगता है। तो ये तो हो गया धनात्मक उत्प्रेरक। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं कि ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब अभिक्रिया के वेग को कम कैसे करेंगे कि ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अधिक होने के कारण अभिक्रिया में प्रयुक्त जो क्रियाकारक है जब उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उसके उत्पाद में परिवर्तित होने में अधिक समय लगता है। ऐसे उत्प्रेरक कहलाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। यदि ऋणात्मक उत्प्रेरक के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो फर्स्ट है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड
इसका अपघटन किया जाए जल और O2 में, तो ये जो जल अपघटन है ये सामान्य गति से होता है। लेकिन यदि ये अपघटन ग्लिसरॉल की उपस्थिति में किया जाए तो ये ग्लिसरॉल है, इसके अपघटन में ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, अर्थात ये इसके अपघटन की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण H2O2 का जो टूटना है वो धीमी गति से हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि पेट्रोल के अपस्फोटन को रोकने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड का उपयोग किया जाता है। इसी के बाद में है थर्ड एग्जाम्पल कि जो सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, इसका जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो ऑक्सीकरण ये तो होता है तीव्र गति से, और तीव्र गति से होने के कारण ये सोडियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। परंतु यदि इसके ऑक्सीकरण में यदि ऑक्सीकरण एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में किया जाए तो सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीकरण है सोडियम सल्फेट में वो क्या हो जाता है, कम गति से हो जाता है। अर्थात सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण को कम करने के लिए एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, अर्थात एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण मंद गति से होता है। तो ये हो गए अपने दो उत्प्रेरक, जिनमें एक है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं थर्ड उत्प्रेरक, ये है सवतः उत्प्रेरक। और सवतः उत्प्रेरक होता क्या है, तो यहां पे देखो सबसे पहले कि एस्टर का जब अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है तो अपन ले लेते हैं CH3COO C2H5। इसका यदि जल अपघटन किया जाए तो एस्टर और एस्टर का जब IUPAC नामकरण किया जाता है तो IUPAC नाम पद्धति में इन्हें एल्केनोइड कहा, यानी एल्केनोइड कहा जाता है। अर्थात तो ऑक्सीजन से जुड़े जो समूह है उसको तो एल्किल के रूप में, जबकि जो कार्बन श्रृंखला में जितने कार्बन हैं उन कार्बन से संगत कौन सी एल्केन बनती है, उस संगत एल्केन के अंतिम अक्षर ई को OH अनुलग्न के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये एथिल, दो कार्बन है एथेन, ई को OH के द्वारा हटाएंगे तो एथेनोइड। यदि इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है तो ये जो जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन के फलस्वरूप जो बॉन्ड का जो ब्रेक होता है वो कहां से होता है, यहाँ से, और यहाँ पे होने से इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, जब जल अपघटन करवाते हैं यानी जल को तोड़ते हैं तो जल H+ और OH- आयनों में विपरीत आवेश एक दूसरे के द्वारा आकर्षित होकर, और एक तो बनता है एसिटिक अम्ल और दूसरा बनेगा एथिल अल्कोहल। अब इस अभिक्रिया में जो बना यानी इनके जल अपघटन से दो उत्पाद बनते हैं, जिनमें एक तो है एसिटिक अम्ल और जो दूसरा है वो है एथिल अल्कोहल। इस अभिक्रिया में जो बना एसिटिक जो अम्ल है, ये अम्ल इस अभिक्रिया के लिए सवतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, अर्थात अभिक्रिया वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें बना उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित, अर्थात उत्प्रेरक उत्पाद उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है, अर्थात अभिक्रिया वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, वो कहलाता है सवतः उत्प्रेरक। इसके बाद में 4 है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक, अब ये प्रेरित उत्प्रेरक होता क्या है, तो यहां पे देखो कि यदि अपन Na2SO3 सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो सोडियम सल्फाइड का जो यानी ऑक्सीकरण है ये सामान्य परिस्थितियों में तीव्र गति से होता है, और तीव्र गति से होने के फलस्वरूप ये सोडियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार यदि सोडियम आर्सेनाइट
Na2ASO3 प्लस O2। यदि इसका ऑक्सीकरण करवाएं तो इनका ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है, अर्थात अभिक्रिया संभव नहीं है। परंतु यदि प्रथम पद में प्रयुक्त जो सोडियम सल्फाइड है, इस सोडियम सल्फाइड को इस अभिक्रिया के साथ क्या कर दिया जाए, प्रयुक्त कर दिया जाए, तो अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। अर्थात यदि Na2SO3 इनके साथ Na2ASO3 प्लस O2, यदि इनके साथ इस सोडियम सल्फाइड को प्रयुक्त कर दिया जाए तो अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न होती है। संपन्न होने के फलस्वरूप ये Na2SO4 प्लस Na2ASO4 में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पे देखो क्या है कि ऐसे उत्प्रेरक जो एक अभिक्रिया में प्रयुक्त होकर दूसरे, जो ऐसे उत्प्रेरक जो एक अभिक्रिया के पद में प्रयुक्त होकर दूसरे पद में अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात ऐसे उत्प्रेरक या ऐसे पदार्थ जो एक अभिक्रिया में प्रयुक्त होकर दूसरी अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, वो कहलाते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। तो यहाँ पे देखो हमने डिस्कस किया कि उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरक क्या है और उत्प्रेरक के प्रकार कितने होते हैं, अर्थात उत्प्रेरक को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे देखो उत्प्रेरक है, उनको 4 भागों में हमने वर्गीकृत किया, जिनमें पहला था धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा सौतः और चौथा है प्रेरित उत्प्रेरक। और प्रेरित उत्प्रेरक में क्या है कि ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के एक पद में प्रयुक्त होकर दूसरी अभिक्रिया, अर्थात एक अभिक्रिया में प्रयुक्त होकर दूसरी अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, वो कहलाते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। इसके बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो हो गए उत्प्रेरक के प्रकार, लेकिन ये जो उत्प्रेरक है ये अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक कर देते हैं, अर्थात अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं। तो उत्प्रेरक की जो है अभिक्रिया को वेग को परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है उत्प्रेरण। अब यहाँ पे देखो कि जिस प्रकार उत्प्रेरक को 4 भागों में हमने विभाजित किया था यानी बांटा था, उसी प्रकार उत्प्रेरण भी 2 प्रकार का होता है। उत्प्रेरण के प्रकार। अब उत्प्रेरण के प्रकारों की बात करें तो उत्प्रेरण है, ये भी क्या होता है, क्रियाकारक उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर 2 प्रकार का होता है, जिनमें हम सबसे पहले देखते हैं, एक तो होता है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा है यह होता है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण। अब यहां पे देखो कि विषमांगी क्या होगी और समांगी क्या होता है। तो विषमांगी समांगी तो होता है, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा अपन इसको स्पष्ट करें कि अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, यदि अम्लीय माध्यम में एस्टर का यदि जल अपघटन किया जाए C2H5 H2O H2SO4 C2HOH, तो यहां पे देखो ये तो हो गई क्रियाकारक, ये हो गया उत्पाद, उत्प्रेरक और ये हो गए उत्पाद। तो क्या हुआ कि ऐसा उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों ही समान अवस्था में, यानी जिनकी तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, समान हो, अर्थात ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिक्रिया में प्रयुक्त क्रियाकारक, उत्प्रेरक एवं उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, समान हो,
वो कहलाता है समांगी उत्प्रेरण। यहाँ पे देखो जो एस्टर है ये लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड, अर्थात क्रियाकारक की देखो, उत्पाद और उत्प्रेरक अगर इनकी भौतिक अवस्था को देखा जाए तो सभी की भौतिक अवस्था लिक्विड है। इसी प्रकार यहां पे देखते हैं विषमांगीय उत्प्रेरण। विषमांगीय उत्प्रेरण, और विषमांगीय उत्प्रेरण में क्या होता है, यानी ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिक्रिया में प्रयुक्त क्रियाकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक इनमें से कोई एक या फिर तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसा उत्प्रेरण कहलाता है विषमांगीय उत्प्रेरण। तो यहां पे देखो कि यदि अपन इसका एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करें तो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, इस अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में यदि देखा जाए तो N2 प्लस H2 यह अभिक्रिया होती है Fe की उपस्थिति में और NH3 2NH3 नाइट्रोजन है, ये गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन भी, अमोनिया भी, लेकिन जो आयरन है इनकी भौतिक अवस्था होती है सॉलिड। तो यहाँ पे देखो अगर इनको देखा जाए तो क्रियाकारक और उत्पाद सेम अवस्था में, भौतिक अवस्था में, लेकिन जो उत्प्रेरक है उनकी भौतिक अवस्था क्या है, अलग अलग। तो क्या है कि ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिक्रिया में प्रयुक्त, यानी ऐसा उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक, उत्प्रेरक एवं उत्पाद इनमें से या तो एक या फिर तीनों की ही भौतिक अवस्था क्या हो, अलग अलग, तो ऐसा उत्प्रेरण कहलाता है विषमांगीय उत्प्रेरण।